तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार पुनः गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से घर बैठे पूरी पोइम को आपने पढ़ा है। आज लास्ट पोइम हमारे चैप्टर की जो कल पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, उसको आज अपन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेसन नंबर 16 है, नीचे लिखा हुआ है द स्नेयर। ये 16 टोटल क्रमांक है। अपने जो कोर्स है उसमें 2 बुक्स हैं। पहली बुक्स का नाम रेनबो है, दूसरी का नाम पनोरमा है। तो रेनबो जो बुक है उसमें लेसन नंबर 11 तक गद्य भाग है। 12, 13, 14, 15 और 16 ये 5 अपने पद भाग है। गद्य भाग को अपन फ्रोज बोलते हैं, पद भाग को पोइट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पोइट्री सेक्शन, क्योंकि पोइट्री सेक्शन अंकों के हिसाब से 10 नंबर का है, जो पद भाग जिसको अपन बोलते हैं, और गद्य भाग 15 नंबर का है। ऐसे टोटल ये जो बुक अपनी रेनबो ये 15 नंबर की है, 25 नंबर की है। 15 नंबर का गद्य भाग और 10 नंबर का पद भाग। तो अपन ने 25 में से 10 नंबर का ही सेक्शन आज पूरा कर लेते हैं अपन। और इसके बाद में अपन 25 नंबर की अपनी ग्रामर आती है। इसमें 4 टॉपिक आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं मात्र। 3 क्वेश्चन 7-7 नंबर के हैं, 21 नंबर की, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो अगली बार से अपन जब भी 2-3 दिन बाद में चालू करेंगे तो एक नया टॉपिक ग्रामर का चालू करेंगे, जिसके अंदर आप लोग फिर, मुझे आशा है कि इस चैनल के माध्यम से आप उसको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इस पोइम के बारे में मैंने जब कल बताया था आपको कि ये जो पोइम है ये किसकी लिखी हुई है, ये आपको साफ नीचे देख सकते हो। ये मैं स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा। जेम्स स्टीफन्स, ये जेम्स स्टीफन इसके कवि हैं, बहुत अच्छे। और इसके बारे में अपन को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वरना ये देखो अबाउट द पोइम, पूरी पोइम के बारे में इसमें लिखा हुआ है। फिर ये नीचे किताब के एक्टिविटीज़ हैं, और ये आपका जो सेक्शन सी दिखाई दे रहा है, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन्ड एयर। कल जब मैंने समझाया था तो बताया था फ्राइटन्ड एयर क्या है। पूरा जो वातावरण था वो भयभीत हो गया था, तो फ्राइटन्ड यानी डरा हुआ, सहमा हुआ, एयर यानी हवा। ये भी अभी पढ़ाएंगे जब आएगा ढंग से। एक बार अपन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। वाई इज़ द पोइट सर्चिंग, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। कवि क्यों ढूंढ रहा है? वाई इज़ द पोइट सर्चिंग फॉर तलाश क्यों कर रहा है या ढूंढ क्यों रहा है? द रैबिट यानी खरगोश को। तो खरगोश को ढूंढ क्यों रहा है? क्योंकि आवाज़ दर्द भरी आ रही थी उसके कानों में, और उसको ये पता था कि खरगोश मुसीबत में है, किसी ने उसको जाल में और पिंजरे में फंसा लिया है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ये दोनों बोर्ड में आ चुके हैं। हु इज़ अफ्रेड एंड वाही, कौन डरा हुआ है और क्यों? ये तो शायद पिछली बार भी आया था कि डरा हुआ कौन है और क्यों। तो सबको पता है डरा हुआ खरगोश है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि वही क्वेश्चन है कि उसको किसी शिकारी ने शिकार करने के लिए पिंजरे में बंद कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अपन पढ़ेंगे। नीचे दे रखा है सेक्शन डी, ये 60 से 80 शब्दों के हैं। ये अपने 60 से 80 शब्द वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं। कई लड़कों ने ये पूछने की कोशिश की है कि सर पोइम में तो क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं, तो क्या इनमें से याद करना है? तो मैं आपको बता दूं, पोइम में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से, जैसे चौथी पोइम थी अपनी वो, जिसमें शेक्सपियर की थी, विलियम शेक्सपियर की, उसमें मैंने पढ़ाते समय बताया था कि उसमें अंदर से क्वेश्चन आता है, और 3 ही क्वेश्चन पोइम में से आते हैं। 10 नंबर का ये भी आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि 10 नंबर का जो मैटर आता है उसमें 6 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का तो एक पद्यांश आता है। पद अगर गद्य में से आता है तो गद्यांश कहते हैं, और अगर पद में से कोई पैसेज आता है तो उसको पैसेज ना बोलकर पद्यांश बोलते हैं, गद्यांश नहीं बोल सकते। जैसे लेख कोई लिखता है तो उसको लेखक कहते हैं, लेकिन कविता कोई लिखता है तो उसको लेखक नहीं कहते, उसको हम कवि कहते हैं। वैसे ही इसमें से एक पद आता है। पद का मतलब जैसे शुरू की 4 लाइन आपको दे दी, ये स्टेंजा कि आई हियर इज सडन क्राई ऑफ पेन, और इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो 4 नंबर का मैटर तो आपको पेपर में ही उसके क्वेश्चन रहेंगे, पेपर में ही उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों उसी में रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है 6 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
6 नंबर में से 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर के क्वेश्चन तो आपको 100% वो उसी में से देता है जो मैंने आपको लिखा दिए और समझा दिए। यानी 20-22 जो भी टोटल क्वेश्चन है उनको आप कंठस्थ याद करो। एक क्वेश्चन ज़रूर कई बार वो बीच में से पूछ लेता है, तो उसके लिए जब अपनी ऑफलाइन क्लास लगेंगी या जो भी तरीका होगा, जब आप लोग इस पोइम को ढंग से एक बार रिवीजन कर चुके होंगे और आपके ये क्वेश्चन सारे याद हो चुके होंगे, तो लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन दूंगा जो अंदर से होंगे, जो किताब के अंदर से बना करके मैं क्वेश्चन भी मैं ही दूंगा और उनके आंसर भी इस पेज में समझा करके आपको दे दूंगा। तो ये दोनों चीज़ आप याद कर लेंगे, एडिशनल क्वेश्चन और बुक वाले, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपका 10 नंबर का मैटर पक्का हो जाएगा। तो आप फिलहाल यही याद करें। इसके अलावा आप याद करना चाहो तो मैं बार बार बताता रहता हूँ कि रेनबो की एक 5 रुपये की मीनिंग बुक आती है, उसकी सारी मीनिंग्स अगर आप याद कर सको तो सारे पाठ बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अब मैं एक ग्रामर का टॉपिक चालू करूँगा तो उसमें 5-7 दिन, जब भी 10-15 दिन लगें, जब तक आप लोग उसको पूरी करें, फिर अपन जब बुक चालू करेंगे, क्योंकि 12वीं के अंदर ग्रामर मात्र 4 ही टॉपिक हैं। वो छोटी ग्रामर है नहीं, वही लेटर हैं, आर्टिकल है, स्पीच है, रिपोर्ट है, एडवर्टाइजमेंट है। तो इस तरह से जो 4 टॉपिक हैं इनको मुश्किल से 1 महीना भर की ग्रामर आप मान सकते हैं। तो सारी बुक है 12वीं के अंदर, तो बुक आपके जब ही ज़्यादा समझ में आएगी जब आप लोग शब्द भंडार होगा, आपका शब्दों का पूरा भंडार भरा हुआ होगा। इसके लिए आपको इस समय आप इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। आपके पास पर्याप्त समय है, आप उसको याद कर सकते हैं। अब अपन इस पोएम को ले लेते हैं। देखो आपको मैंने कल कहा था 1, 2, 3 और 4 लाइन की 4 स्टैंजा हैं। 4 स्टैंजाओं में ये रहा जेम्स स्टीफन क्या लिखा है, और आप एक बार ढंग से अगर इसको देखना चाहें तो देखो, ये जो चौथी लाइन आपको दिखाई दे रही है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, और ये 5वीं लाइन देखो, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये सेम है। तो हर जो लास्ट लाइन है यानी चौथी और 5वीं लाइन एक ही है, ढंग से आप देख सकते हो। फिर 8वीं लाइन देखो, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, फिर 9वीं देखो, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। तो जब कोई गाना गाने वाला कलाकार को आपने देखा होगा मंच के ऊपर, एक लास्ट की जो पंक्ति है, चौपाया है, उसको वो दोहराता है समझाने के लिए, अपनी लय और ताल बनाने के लिए। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने के लिए, ज़्यादा स्पेशल प्रेशर देने के लिए और समझाने के लिए वो इस पोइम को लास्ट लाइन को वह रिपीट कर रहा है। अब आप देखो इतनी सरल पोइम है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शब्द भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इसको आप एक एक को देखो। आई हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। आई हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं सुनता हूँ। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, अब विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। मैं अचानक, सडन यानी अचानक, क्राई ऑफ पेन सुनाई देता हूँ। क्राई यानी चीख और पेन यानी दर्द भरी। मुझे अचानक एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, यानी कभी अपने घर आराम से कुछ काम कर रहा था, इसमें उसका विशेष वर्णन नहीं है क्या कर रहा था घर पर, लेकिन अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, सडन क्राई ऑफ पेन। तो आई हियर मुझे सुनाई देती है सडन क्राई ऑफ पेन। देयर इज ए रैबिट, तुरंत आवाज़ से ही, लेखक को आवाज़ से ही मालूम पड़ गया कि देयर इज ए रैबिट, ज़रूर कोई खरगोश है। यहाँ देर शुरू में आ गया तो वहाँ हम नहीं बोलेंगे, मैंने आपको समझाया था देर जब किसी वाक्य के शुरू में आता है तो आप लोग उसका कोई उच्चारण तो कर सकते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं होता। ए रैबिट इज देयर होता तो खरगोश वहाँ है, लेकिन देयर इज ए रैबिट का मतलब खरगोश है, वहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है। इन ए स्नेयर, एक जाल में। पहली लाइन में है कि अचानक मुझे एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। देयर इज ए रैबिट, जरूर कोई खरगोश है, इन ए स्नेयर, किसी जाल में, किसी जाल में खरगोश की आवाज़ आ गई। तुरंत समझ गया पहली चीख से ही कि ज़रूर कोई खरगोश है और वो भी जाल के अंदर है। क्यों? क्योंकि आवाज़, देखो आवाज़, मुसीबत की आवाज़ अलग आती है कि कोई आदमी, अपन कई बार खाना खा रहे होते हैं और अचानक किसी की लड़ाई हो गई तो उनकी जो आवाज़ आती है अपन को तुरंत एक अलग, तुरंत भाग करके खाना खाते छोड़ करके बाहर आएंगे कि ज़रूर किसी की लड़ाई है, क्योंकि वो चीख आती है, क्राई ऑफ पेन। और अगर कोई आराम से बोल रहा है आपको तो आप वहीं बैठे बैठे आराम से एक रिलैक्सेशन मूड में बोलेंगे, भाई आ रहा हूँ मैं, रुकिए,
तो मेरा कहने का मतलब है कि चीख से भी आदमी एकदम भयभीत और मालूम पड़ जाता है कि आदमी दुखी है, सुखी है, या मामला सडन है या नॉर्मल है। तो इसको जो ही मालूम पड़ा क्राई ऑफ पेन, तुरंत समझ गए लेखक कि कोई खरगोश है और जाल में है। नाउ आई हियर, अब मुझे सुनाई देता है, द क्राई ऑफ द क्राई, दे क्राई का मतलब दे लगा दिया ना, तो वही चीख, मुझे वही चीख, उसी प्रकार का दर्द भरी चीख अगेन यानी दोबारा सुनाई देती है। आई हियर, मैं फिर सुनता हूँ, द क्राई अगेन, मैं वही क्राई, वही चीख दोबारा सुनाई देता हूँ। दे लगाते ही का मतलब होता है वही। बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, ये मॉडल आ गया, लेकिन मैं बता नहीं सकता फ्रॉम वेयर, कि कहाँ से आ रही है। ये तो पता है कि आवाज़ आ रही है, ये भी पता है कि खरगोश की आ रही है, और ये भी पता है कि क्राई ऑफ पेन, चीख दर्द भरी है, लेकिन कहाँ से आ रही है ये पता नहीं है। तो एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं स्टेंजा। कुछ नॉर्मल सा है, बहुत सरल पोइम है। आई हियर, मुझे सुनाई देती है, सडन अचानक। क्राई ऑफ पेन, मुझे एक दर्द भरी, दुख भरी या पेन भरी हुई आवाज़ मुझे सुनाई देती है। देयर इज ए रैबिट, मैं तुरंत समझ गया कि कोई खरगोश है इन ए स्नेयर। नाउ आई हियर, अब मुझे सुनाई, आई हियर मैं सुनाई देता हूँ या मुझे सुनाई देती है, द क्राई वही चीख, अगेन यानी दोबारा, बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ से आ रही है, फ्रॉम वेयर। पांचवी लाइन देखिए, दूसरा स्टेंजा, बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता फ्रॉम वेयर, कि कहाँ से रही है। अब देखो खरगोश की कुछ सामान्य जानकारी वो बताएंगे। ही, यहाँ पर जो ही आपको दिखाई दे रहा है ये खरगोश के लिए। ही इज कॉलिंग आउट, वो चिल्ला तो रहा है, फॉर एड, मदद के लिए, सहायता के लिए। मैंने कल बताया था आपको कि एड का मतलब सहायता, मदद होती है। अब पहली आवाज़ में वो मालूम पड़ा कि चीख भरी हुई है, फिर मालूम पड़ा कि खरगोश है, फिर उसको मालूम पड़ा कि पिंजरे में है, अब उसको मालूम पड़ गया कि पिंजरे में भी है, खरगोश है, और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। क्राइंग ऑन, चिल्लाता हुआ, क्राइंग ऑन, जैसे गोइंग ऑन, रीडिंग ऑन, स्पीकिंग ऑन, तो ऑन जारी रहा। द फ्राइटन्ड ईयर, ये क्वेश्चन आएगा कि फ्राइटन्ड ईयर का मतलब क्या है। भयभीत वातावरण, पूरा का पूरा जो माहौल था कवि के आसपास, उसकी चीख और चिल्लाहट ने इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया पूरे वातावरण को कि वहाँ का वातावरण भयमय हो गया। वातावरण एक थोड़ा सन्नाटा छा गया कि ज़रूर कोई दुखी है। और इस प्रकार के माहौल को अंग्रेजी में फ्राइटन्ड यानी डरा हुआ, एयर यानी हवा, डरी हुई हवा से मेरा मतलब है सहमा हुआ वातावरण। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, एवरीथिंग अफ्रेड, सब कुछ डरा हुआ था। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, तो ये सिंपल सा दूसरा स्टेंजा आपका है। एक बार फिर इसको हम रिपीट कर लेते हैं। बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता फ्रॉम वेयर, की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, वह एक ऐड के लिए, मदद के लिए चिल्ला रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, वह पूरे वातावरण को चिल्ला करके फ्राइटन्ड एयर कर देता है, भयभीत माहौल वातावरण कर देता है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़ डरी हुई है। ये आपका दूसरा स्टेंजा था। अब ये तीसरा स्टेंजा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो वही लाइन आ गई, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़ डरी हुई थी। अब उसका मनी मन में वो ये अंदाज़ा लगा रहा है कि उसका चेहरा कैसा है। रिंकलिंग अप इज लिटिल फेस, रिंकलिंग का मतलब होता है, रिंकलिंग का मतलब सुकोड़ना, मरोड़ना, मायूस करना, कि ज़रूर कल्पना कर रहे हो कि ज़रूर वो अपने चेहरे को बेचारा सिकुड़ रहा होगा, दुखी होगा, म्याऊं हो रहा होगा कि ज़रूर कोई आ नहीं रहा और बड़ा दुखी होगा बेचारा वो खरगोश। एज, जो ही क्राइज अगेन, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, क्राई के आई ऐसे लगा दिया वाई हटाकर, ही क्राइज, वह चिल्लाता है, ही का मतलब है खरगोश, अगेन फॉर एड, फिर वो मदद के लिए दोबारा चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड, और मैं फाइंड नहीं कर सकता द प्लेस, प्लेस यानी स्थान,
मैं वो स्थान पता नहीं लगा सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये तो पता है कि आवाज़ मदद के लिए चिल्ला रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, लेकिन आई कैन नॉट फाइंड, मैं पता नहीं लगा सकता द प्लेस, वह स्थान। अब वही लाइन दोबारा आई है, ये लास्ट स्टेंजा है, देखिए आपकी। आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं वही स्थान, द प्लेस का मतलब वो स्थान। कोई पूछ रहे कौन सा स्थान? अरे वो स्थान जहाँ से आवाज़ आ रही थी, जहाँ बेचारा खरगोश दुखी है, जहाँ जिस पिंजरे में उसको किसी ने बंद कर रखा है, मुझे वो स्थान का पता नहीं था। मैं खूब कोशिश करता हूँ लेकिन आई कैन नॉट फाइंड, मुझे पता नहीं है, मैं ढूंढ नहीं पाया द प्लेस, वह स्थान। वेयर इज पा, वेयर इज पा, हिज यानी उसके, पा यानी होता है पंजा, इन द स्नेयर, मैं स्थान ढूंढ नहीं पाया कि कहाँ उसका पिंजरे में उसका पंजा है। वेयर इज, वेयर यानी कहाँ, इज पा उसका पंजा, इज यानी है, इन द स्नेयर, जाल में, पिंजरे में उसका पंजा कौन से पिंजरे में है ये मैं ढूंढ नहीं लगा। अब बेचारा वो एक संबोधन कर रहा है, अपने मनी मन में ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कि अरे वो लिटिल खरगोश, अरे खरगोश मुझे पता नहीं, अरे तू है कहाँ। जब कोई आदमी विलाप करता है, संबोधन करता है दुखी होकर, जब ढूंढता है कि नहीं मिला, खूब तलाश कर लेता है, लेकिन उसको बेचारा चाहता भी है, खरगोश को भी आवश्यकता है कि मेरी कोई हेल्प करने के लिए आए, जब ही तो वो चिल्ला रहा था। और कभी जेम्स स्टीफन भी चाहता है कि मैं उस खरगोश को छुटाऊं, उसको पिंजरे से फ्री करूं, लेकिन दोनों को ही पता नहीं है, ना खरगोश को खरगोश का कवि को पता है, ना कवि को खरगोश का पता है। ये तो पता है कि खरगोश को किसी ने कर लिया गड़बड़, लेकिन ये पता नहीं है कि कहाँ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, अरे वो छोटे से खरगोश, अरे वो छोटे से खरगोश, आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ, एवरीवेयर, अरे खरगोश मैं तेरे को हर जगह ढूंढ रहा हूँ। तो ये आपकी पोइम थी, कितनी अच्छी पोइम है, और अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो पहली पोइम जो आपकी नोबल नेचर थी, जिसमें आपने लिली और ओक पढ़ा था, और अच्छी प्रेरणा भी मिली थी कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि आप लॉन्ग टाइम जिएँ और बहुत बड़ा ओक की तरह जिएँ कि भाई 300 साल तक जिएँ, 100 साल तक जिएँ। ज़िंदगी में कर गुजरने के लिए, नाम रोशन करने के लिए, या हमें कुछ अपना देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति कुछ करना है, तो हमें अल्प समय में भी हम कर सकते हैं। भगवान ने एक निश्चित डोज आपको दे करके भेजा है। आप एक दिन अगर वेस्ट कर रहे हैं तो समझो आपके जीवन में से वो एक दिन कट गया। अगर आप सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद ले रहे हैं, तो भी आपकी जो वैलिडिटी है, जैसे रिचार्ज हम लोग करते हैं 28 दिन का, 36 दिन का, 72 दिन का, तो वैलिडिटी फिक्स है। आप चाहे उस मोबाइल को यूज़ करें, चाहे नहीं करें, चाहे ज़्यादा यूज करें, चाहे कम यूज करें, चाहे घर पे बंद रखें, लेकिन उसकी वैलिडिटी फिक्स होती है। 28 दिन के बाद उसमें इनकमिंग या फ़ोन करना, आउटगोइंग आपकी बंद हो जाती है। उसी तरह हमारा जीवन भी भगवान ने हमें फिक्स वैलिडिटी दे करके भेजा है। और एक शरीर रूपी ये मशीन, जो दुनिया की सबसे महंगी मशीन है, ये मशीन आपको दे करके भेजा है। अरबों खरबों इसकी कोई ये वैल्यू लेस है, इसकी कोई अमूल्य रेट है। इसको आप मशीन को, भगवान को हमें समर्पित भी करना है। इसलिए कभी भी अपने शरीर रूपी मशीन को, जो दुनिया की सबसे महंगी है, गॉड गिफ्ट है, भगवान ने आपको दिया है, इसको कभी भी दूषित करने की कोशिश नहीं करें। किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार की गलत चीज़ों की आदत अगर जीवन में डल गई तो हमारी ये मशीन जो दुनिया की सबसे महंगी है, एक बार ख़राब इसके पुर्जे हो जाते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई जाति है तो उसमें से आप हैं। आप दुनिया की टॉप, सबसे टॉप मोस्ट, इसको हम कहें, जीवों की प्रजाति में सबसे इंटेलिजेंट मानव है। और भगवान ने तेजस्वी दिया है, ओजस्वी दिया है, तेज तर्रार आपको दिमाग दिया है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, यूज भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार सफलता मिले। अगर पहली बार ही सफलता हर आदमी को मिल जाती है तो फिर तो संघर्ष की गाथा को कौन जानेगा। इसलिए इंतज़ार करके जब कोई चीज़ आती है तो उसका फल, उसका आनंद ही कुछ अलग हो जाता है। अगर आपको जब बेसब्री
करेंगे किसी चीज़ को पाने के लिए, कई दिनों की लालसा होगी, कई दिनों तक हम उसका इंतज़ार करेंगे, फिर कोई चीज़ मिलती है तो उसका डबल उसका जो है सम्मान होता है और वो अच्छी भी लगती है। और बिना बोले ही कोई नॉर्मल वे में ही मिल जाती है तो उसका इज्जत कम होती है। इसलिए हमें संघर्ष को चुनौती लेना चाहिए। ये होना चाहिए कि संघर्ष, हाँ कंपटीशन होना चाहिए, अच्छा कंपटीशन हो, इस दिमाग का 100% इस्तेमाल हो, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको असफलता में डालेगी। आपकी असफलता को कोई रोक नहीं सकता, सफलता आपके कदम 100% चूमेगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब है आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, कितनी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन अपना संयम, अपना कॉन्फिडेंस, दुनिया में कोई आप पर विश्वास करे ना करे, लेकिन हर व्यक्ति को अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस हो कि सामने वाला भगवान भी एक बार तो आपकी सफलता को ये कहेगा कि भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंस आदमी है, उसने बिल्कुल ये होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब, हमें कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारी सफलता को बीच में कोई आड़े आए। तो इस तरह से बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसके प्रति लगन, डेडिकेशन, समर्पण, त्याग, ये गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। तो इस तरह के गुण आप जज्बा पैदा करें, अच्छे माहौल के बीच, नकारात्मक माहौल के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिएं, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। और बहुत अच्छी अच्छी पोइमों के माध्यम से आपको हमने समझाने की कोशिश किया है। और आपके देखो, एक अच्छे शिक्षक के पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे गुण होते हैं। हमारी आंतरिक जो प्रतिभा है उसको निकालना और उसको 100% प्रदर्शित करना, ये गुण हर टीचर के अंदर होना चाहिए, ताकि आपका जो प्रतिभा तो आप ही के अंदर है, लेकिन उसको सही समय पर सही तरीके से यूज कैसे करें, आपकी प्रतिभा को बाहर निकाल करके हम उसको यूज करें। तो आप निश्चित रहिए, बोर्ड की परीक्षा होंगी और थोड़ा ज़रूर अखबारों में मैंने पढ़ा है कि 1-1.5 महीने लेट होंगी और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और आप टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि जिस प्रकार की कमजोरियां रहेंगी अपन क्लास में उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर इस तरह के माहौल में पढ़ाई में वो आनंद नहीं आता जो क्लास में आता है, लेकिन फिर भी अपन लोग चाहेंगे कि क्लास वाला आनंद और वही उमंग, वही इरादे और उसी माहौल में हम लोग पढ़ें। लेकिन कुछ वैश्विक महामारी है, अब इस तरह की महामारी है, ये तो भाई वैश्विक है, इसका तो किसी कोई इलाज भी तो नहीं है। तो आप लोग सब खुश रहिए। एक बार आप सबको शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।